जय हिंद। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक पॉलिटी का प्रीवियस इसका क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए भाई क्या होता है ना कि आप जब किसी भी लक्ष्य को आप पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको प्रीवियस इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा कमांड रहना काफी जरूरी है। और जो बच्चे हैं कभी यहाँ से देख लिया कभी वहां से देख लिया, दिन भर यूट्यूब पे लगे हुए हैं, फलानमा के सर ये होगा सर, फलानमा के सर ये होगा सर, भैया यही करते रह जाओगे, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको कंसिस्टेंसी काफी ज्यादा जरूरी है। कई बच्चे क्या होते हैं कि सिर्फ ऑनलाइन आने की कोशिश करते हैं, सर ऑनलाइन नहीं है, फिर नीचे से कमेंट चलता है, राधिका तुम कैसी हो, तुम खाना खा ली, नहीं खाई हो, इस तरह के कमेंट चलते हैं। इस तरह से सिलेक्शन काफी, कितना भी मेहनत कर लीजिएगा तो नहीं होने जाएगा, क्योंकि आप खुद सोच करके देखिए कि सीट लिमिटेड आते हैं और बच्चे इतने सारे तैयारी करते हैं, तो क्या सभी को संभव है कि नौकरी हो जाएगा? तो कभी नहीं हो सकता। तो जिंदगी में थोड़ा सा सीरियस रहिए अपने लक्ष्य के प्रति। जब तक आप अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस नहीं रहिएगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। फिर देख ही रहे हैं क्या हो रहा है जो। चलिए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सीधी बात और नो बकवास। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि किस उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध करार दिया था। तो देखिएगा बात है कब की, तो 1971 की बात है। ये 1971 में क्या हुआ था ना कि इंदिरा गांधी जो थी ये जीत करके लोकसभा का इलेक्शन जीत करके आई थी। लेकिन ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, ये कौन सा इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये क्या करता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इनके निर्वाचन पर क्या कर देता है, अवैध करार देता है, यानी रोक लगा देता है। कहता है कि ये जो आप जीत करके आए हैं ना, वो अवैध है। तो कहिए कि क्यों ऐसा क्यों करता है, आखिर रीजन क्या आ गया? देखिएगा रीजन इसलिए हाई कोर्ट रीजन क्या देता है कि आपने इलेक्शन में क्या किया है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना, सरकारी कर्मचारी जो ऑफिसर होते हैं, आपने उनको लगाया है, ठीक है, यानी अपने सरकारी चीज का आपने चुनाव में क्या किया है, उपयोग किया है। सरकारी जो गाड़ी है, जो संसाधन है, उसके चुनाव में आपने क्या किया है, खर्चा किया है, ठीक है। जो सरकारी चीज है उसको भी आपने यूज किया है, फिर सरकारी संसाधन है भी उसको आपने क्या किया है, यहाँ पे चुनाव में आपने लगाया है। इसी वजह से क्या होता है कि हाई कोर्ट ने इनके निर्वाचन को क्या कर देता है, रद्द कर देता है कि आप यहाँ से चुन करके नहीं गए हैं, यानी हम आपके निर्वाचन को रद्द कर दे रहे हैं, ठीक है। कब की बात है, 1971 की बात है। अब क्या होता है कि जब तो रद्द हो गया, तो अब ये इंदिरा गांधी क्या करती है कि इंदिरा गांधी इस उच्च न्यायालय को, यानी हाई कोर्ट, ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो जो जस्टिस दिया गया था, जो सुनवाई हुआ था, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्या कर देती है, अपील कर देती है। कहाँ करती है, अपील कर देती है। फिर इसके बाद में कुछ सुनवाई इसके पक्ष में होता है, वो काफी सारा अथी है, झमेला है, वो चीज हम लोग को नहीं देखना है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि यही, फिर इसी के बाद में क्या होता है कि 25 जून, कब, तो 25 जून 1975 को क्या हो जाता है, इमरजेंसी लागू कर देती है। कौन, तो इंदिरा गांधी लागू कर देती है। तो जो हमें जो पोस्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो उस क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया। क्या हो गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती है? देखिएगा अगर हम बात करते हैं संशोधन की प्रक्रिया की बात करते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये कहाँ से लिया गया है हमारे देश के संविधान में? तो ये लिया गया है साउथ अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान में कौन से भाग में इसका चर्चा किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का? तो भाग हमारे कितना में चर्चा किया गया है, 20 में, ठीक है। अगर हम आर्टिकल की बात करते हैं तो कौन से आर्टिकल में इसका चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल 368 में इसका क्या किया गया है, चर्चा किया गया है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है कि संविधान संशोधन जो होता है, तो संविधान संशोधन कहाँ हो सकता है, विधानसभा में हो सकता है क्या? नहीं, ये सभी जो जितने होते हैं वो सभी कहाँ होगा, संसद में होगा। तो संसद में कितने सदन है, एक तरफ है लोकसभा और एक तरफ क्या है, राज्यसभा, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ से बिल पेश हुआ तो फिर यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद में फिर राष्ट्रपति के पास में जाता है सिग्नेचर के लिए। अब आप बताइएगा कि यहाँ से जो पास होकर के गया है, ठीक है, तो यहाँ दोनों से जो पास होकर के आया है, तो क्या साधारण बहुमत से पास होगा या विशेष बहुमत से पास होगा? है ना, अच्छा क्वेश्चन। तो देखिएगा जो संविधान संशोधन के जितने भी आपको बिल देखने को मिलेंगे, वो सभी के सभी 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत से पास होकर के जाएंगे। कितने बहुमत से, 2/3 बहुमत, जिसको आप विशेष बहुमत कह सकते हैं, ठीक है। तो कई बच्चे क्या होते हैं ना, कंफ्यूज करते हैं कि एक होता है कि जो पूरी जो सदस्य है उसका विशेष बहुमत, और एक होता है जो उपस्थित है उसका विशेष बहुमत। तो देखिएगा हम आपको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं क्या होता है कि जैसे में अधिकांश जो आपको जो संशोधन हो गए, अधिकांश की बात कर रहे हैं, अधिकांश, ठीक है ना। अधिकांश में क्या होता है ना कि जो उपस्थित है, जो जैसे में अभी कोई बिल आया तो अभी संसद में जितना उपस्थित है उसका, यानी उपस्थित का
और जो मतगणना करने वाला है यानी जो वोट देने वाला है, ठीक है, उसका कितना परसेंट, 2/3 भाग क्या करेगा, वोट देगा, यानी 2/3 रहेगा, तब विशेष बहुमत हो जाएगा। लेकिन लेकिन एक ठो और जो होता है वो बच्चों को कंफ्यूज करता है, वो क्या, कि जैसे में क्या होता है कि जैसे में क्या है ना कि राज्य विधानमंडल से कोई कानून है, राज्य विधानमंडल से संबंधित कोई कानून है, या किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, तो उससे जो इस तरह से संशोधन ही हो रहा है, तो उसके संशोधन जो होगा ना, तो उसके संशोधन क्या होता ना है कि जितने भी मेंबर है ना, उसका 2/3 इसमें उपस्थित है या नहीं उसका मतलब नहीं है, जितने भी मेंबर है ना उसका 2/3 होना चाहिए, लेकिन बाकी वो सब जितना था वो सब उपस्थित का, लेकिन इसका इसका क्या, इसका जितने मेंबर हैं, ठीक है, यानी अभी छुट्टी पर गए हैं तैयो कोई बात नहीं, उनका ही क्या लिया जाएगा, ठीक है, छुट्टी पर चला गया तो इसका मतलब नहीं कि नहीं लिया जाएगा, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या, इसका आंसर मिल गया, कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि संसद का, तो संसद का कौन से आर्टिकल में चर्चा किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 79 में इसका चर्चा किया गया है। संसद कितने चीजों से मिल करके बनती है, तो देखिएगा, एक तरफ में क्या है, लोकसभा है, सदन है, और एक है राज्यसभा है, और ये राष्ट्रपति, ये तीनों से मिल करके क्या होता है, संसद का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। देखिएगा, मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो ये मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो कहिए कि अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान के कौन से भाग में इसका चर्चा किया गया है, तो संविधान के भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है। अनुच्छेद की बात करते हैं तो 12 से 35 में किया गया है। संविधान भाग 3 को क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महान दस्तावेज, ठीक है, महान दस्तावेज, ठीक है। अब ये 12 से 35 में तो कितने मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो आप बताइएगा कितने मौलिक अधिकार हैं, जो भी हम यहाँ पे चर्चा कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, चलिए यहाँ पे हम चर्चा कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा, मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो देखिएगा, मौलिक अधिकार कितने मौलिक अधिकार हैं, जो देखिएगा, पहला की बात करते हैं तो पहला कौन सा है, समता एवं समानता का अधिकार, जो 14 से 18 में पढ़ते हैं। दूसरा की बात बोलते हैं तो दूसरा क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 में पढ़ते हैं। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, कैसा, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अच्छा, चौथा की अगर बात करते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कैसा अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अगर हम पांचवा की बात करते हैं तो पांचवा क्या है, तो पांचवा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के, तो पूरा ही लिख देते हैं, यहाँ पे पूरा लिख देते हैं कि अल्पसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक सांस्कृतिक एवं शिक्षण शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा शैक्षणिक का अधिकार, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कितना हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, और एक पांचवा हो गया, और एक ये लास्ट है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, ये आर्टिकल 32 में, ये कितने तरह के हमारे पास में अधिकार हो गए, तो ये हमारे पास में अधिकार हो गए 32 को अधिकार, अथी 6 गो अधिकार हो गए, ठीक है। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, तो संवैधानिक उपचार, ये कितने तरह के हो गए, 6 तरह के है। अब पहले जो क्या था, मूल अधिकार की बात करते हैं तो पहले हमारे पास में 7 गो अधिकार था, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो ये कब होता है, तो 1978 में होता है। कब होता है, 1978 में होता है। और इसमें से संपत्ति के जो अधिकार है, संपत्ति के अधिकार, इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया जाता है और इसको कहाँ कर दिया जाता है, एक विधिक कानून के रूप में रखा जाता है, ठीक है, विधिक कानून बना दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो इसे कहाँ रख दिया गया, तो आर्टिकल 300 के ए में, और भाग की बात करते हैं तो भाग कौन सा में, तो भाग 12 में रख दिया गया। तो क्या अब संपत्ति के अधिकार मूल अधिकार रहा, तो कहिए कि नहीं रहा। तो अब मूल अधिकार हमारे पास कितने हो गए, तो कहिए कि 6 मूल अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार को कब हटा दिया गया, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है, जिसको कहाँ रखा गया, भाग 12 के आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, हमें जो क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा क्या गया है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो हमने इतना सारा मौलिक अधिकार देखा,
अब एक चीज और देखिए, समता का अधिकार, तो समता का अधिकार हमने कहाँ देखा? आर्टिकल 14 में देखा। विदेश घूमने का अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 21 में इसका चर्चा किया गया है, लेकिन ये क्या था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि जो विदेश घूमने का जो अधिकार है वो भी मौलिक अधिकार के रूप में इसे शामिल किया जाता है। कब? सॉरी, 1978 में क्या होता है कि मेनका गांधी के केस में क्या करती है, मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है। ठीक है, क्या सुनवाई करता है कि जो विदेश घूमने का जो अधिकार है, क्योंकि विदेश घूमने जा सकता है, वहां रह सकता है, निवास करता है, उस तरह के जो अधिकार है यानी जीवन के अधिकार के रूप में मान्यता देता है। कौन मान्यता देता है? ये सुप्रीम कोर्ट मान्यता देता है, कहता है कि ये विदेश घूमने का अधिकार है, ये जीवन के अधिकार के रूप में है। तो क्योंकि आप आर्टिकल में 21 में तो यही देखते हैं, आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार के बारे में बताया गया है ना। ठीक है, तो ये भी सही है। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में तो पढ़वे करता है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपने पढ़ा 25 से लेकर के 28 में पढ़ा। तो यहाँ तो सभी के सभी हैं, सभी तो सभी मूल अधिकार में है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये सभी के सभी संविधान के द्वारा दिया गया है। लेकिन ये कि अगर बात करते हैं, अगर हमें आंसर लगाना ही है, एकदम कह दिया कि तुम आंसर लगाबे करो, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं? तब आपको कौन सा लगा सकते हैं? आप खुद सोच करके देखिए, क्योंकि ये जो विदेश घूमने का अधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐड किया गया है। ठीक है ना, एक सुनवाई के दौरान इसे बोला गया है। तो आप अगर कह दिया लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं ये, बट हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लगाना ही है तब आप कौन लगा सकते हैं? अब यही लगा सकते हैं ना, क्योंकि ये सभी तो आपको संविधान के रूप में दिया गया है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया? मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? अब जैसे में अभी हमारे पास में मौलिक अधिकार दिया गया, सब बार बार ऐसे हो जा रहा भाई, एक मिनट, अब की नहीं होगा। मौलिक अधिकार के बारे की बात करते हैं तो मौलिक अधिकार जो था कितने था? 6 था मौलिक अधिकार हमारे पास में। तो इसको रक्षा की गारंटी कौन देता है? तो इसकी रक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट देती है और हाई कोर्ट देती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। तो इसका अब अच्छा, अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 और हाई कोर्ट का 214 में इसका चर्चा किया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कितने वर्ष में रिटायर होते हैं? तो 65, और ये हाई कोर्ट के 62 वर्ष में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होते हैं? जैसे में आपातकाल लगता है, और देखिएगा आपातकाल की 3 स्थितियां हैं, देखिएगा बताते हैं कौन कौन। आर्टिकल 352 ये क्या होता है कि ये क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ये कैसे लगता है? जैसे में हमारे देश में कोई देश, हमारा हमारा कोई देश किसी देश से युद्ध कर रहा है, तो उस स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता है, या हमारे देश पर कोई क्या किया है? आक्रमण कर दिया है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत में घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाएगा? प्रधानमंत्री के द्वारा? नहीं, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाएगा। और क्या होता ना है कि ये हमारे जो अधिकार हैं, जिसमें हमारे मूल अधिकार हैं, तो हमारे मूल अधिकार हैं 6 गो। तो 6 गो मूल अधिकार अगर राष्ट्रपति चाहती है कि मूल अधिकार को खत्म कर दिया जाए, मतलब कि स्थगित कर दिया जाए, पूरी तरह से खत्म नहीं होता है मूल अधिकार, लेकिन जब तक युद्ध चल रहा है, तो युद्ध चल रहा है तो उसको क्या किया जाता है? टर्मिनेट कर रहे हैं हम अभी के लिए, फिलहाल युद्ध जब तक चल रहा है। तो राष्ट्रपति जी क्या करते ना है कि 6 गो में से जोन जोन सा मूल अधिकार हमें क्या करना है कि मान लीजिए कि पहला मूल अधिकार, तीसरा मूल अधिकार और ये दूसरा पहला, दूसरा, तीसरा मूल अधिकार को हमें हटाना है। तो उसके लिए राष्ट्रपति जी एक लेटर मतलब कि देते हैं कि देखिए फलना फलना मूल अधिकार को हम क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है अभी फिलहाल के लिए, यानी स्थगित कर दिया गया है। लेकिन कर तो सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 के मूल अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 20 और 21 को किसी भी हालत में निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो और बाकी जो और आपको बच गए, वो सभी को सभी क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जा सकता है, यानी स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो देखिएगा
अगर हम बात करते हैं कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब होता है भाई? तो कहिए कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1976 को होता है, ठीक है। ये एक समिति है स्वर्ण सिंह समिति। ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या होता है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या होता है कि मूल कर्तव्य को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो उस समय मूल कर्तव्य कितने थे, 10 थे। लेकिन फिर क्या होता है कि 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब, तो 2002 में होता है, ठीक है। और फिर 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा के अधिकार को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है, और इसे आर्टिकल 21 के ए में क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। और इस तरह हमारे पास मूल कर्तव्य कितने बन गए, तो इस तरह हमारे पास मूल कर्तव्य हो जाते हैं कितने, तो हो जाते हैं कौन, तो ये हो गए कितने, 11। कितने हो गए, 11 हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। तो 10 1 11 ऑप्शन नंबर। चलिए अब देखते हैं यहाँ ऑप्शन, अब 11 नहीं है तो क्या हम क्या मार सकते हैं, जो आपको लग रहा है वो मारिए। तो ऑप्शन क्या मार सकते हैं, तो 10 ही मारिए। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि भारतीय संविधान का संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो अभी हमने चर्चा किया कितने मौलिक अधिकार, 12 से लेकर के 35 में, भाग 3 में, भाग 3 में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। कितने मौलिक अधिकार, 6 गो मौलिक अधिकार, 7 गो था संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। कब हटा दिया गया, जो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1978 को, अब इसको हटा दिया। अब उसके बाद में कितने बच गए, तो 6 बच गए। ऑप्शन नंबर हमारे पास में कितने आ जाएंगे, समझ में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। आगे देखते हैं आगे क्या बोला गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। देखिएगा शिक्षा के अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो 86वां संविधान संशोधन होता है कब, तो 86वां संविधान संशोधन होता है कब, तो ये होता है कब, तो ये होता है 2002 में होता है। इसमें क्या बोला गया था, फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट आता है कब, तो 2009 को आता है। और इसे लागू कब कर दिया जाता है, तो 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या था, अब ये क्या था, तो ये शिक्षा के अधिकार था, ठीक है। तो इसे कब जोड़ा जाता है, तो इसे 86वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 42वां की, तो 42वां के बारे में अभी हमने देखा कब हुआ था, 1976 में हुआ था, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन में क्या होता है कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी बोला जाता है, यानी क्या मिनी मतलब कि छोटा संविधान संशोधन भी, यानी छोटा संविधान भी इसको बोला जा सकता है, जो छोटा संविधान संशोधन भी इसको बोला जा सकता है, क्योंकि इसके प्रावधान को 42वां संविधान संशोधन में अधिकांशतः प्रावधान को टच किया गया था, ठीक है, इंदिरा गांधी की शासनकाल में। इसमें क्या था, समाजवादी को जोड़ा गया, ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और फिर उसके बाद में अखंडता को क्या कर दिया गया, ऐड किया गया था, किसमें, तो ये प्रस्तावना में। अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो 42वां में ही क्या हुआ था कि वन को कहाँ जोड़ दिया गया था, वन को ये कहाँ पे ला दिया गया था, तो वन को ला गया था राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में कर दिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद में शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा को भी कहाँ से, राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में लाया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। 86वां तो हमने देखा। 85वां की अगर हम बात करते हैं तो 85वां क्या था, तो 85वां था ना कि जैसे में दल बदल अधिनियम के बारे में आपने सुना है, दल बदल अधिनियम। तो दल बदल अधिनियम कब हुआ था, तो 85वां संविधान, सॉरी 85वां संविधान, संविधान नहीं, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 था। हमने उल्टा बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये कब का था, ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, ये हम बता रहे हैं, ठीक है। ये वाला हम यहाँ पे उल्टा बता दिया, ठीक है। तो ये वाला था कौन सा, तो दल बदल अधिनियम। क्या था, दल बदल अधिनियम, ठीक है, अधिनियम ये वाला था, हमने उल्टा बता दिया, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो इसका हमारा आंसर कौन सा जो हो जाएगा, अब आंसर पे चलते हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो शिक्षा के मौलिक अधिकार को, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मत देने का उम्र 21 वर्ष से हटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया है। तो एक संविधान संशोधन हुआ था, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1988 में हुआ था। इसमें क्या था कि पहले हम लोगों को वोट देने का अधिकार जो था 21 वर्ष होगा तबे वोट देंगे, अन्यथा वोट नहीं देंगे, ठीक है।
लेकिन क्या होता है कि हमारे संविधान में 61वां संविधान संशोधन होता है, तो कब? 1988 में, और 21 वर्ष से घटा करके अब कहाँ कर दिया गया? तो 18 वर्ष, यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष का है वो वोट दे सकता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए, अच्छा यहाँ पे इसका चर्चा भी कर ही लेते हैं। ठीक है, चलिए करिए लेते हैं। देखिएगा, और जो ऑप्शन है आपके सामने, अभी देखिए 52वां, अभी का हमने चर्चा किया, ये 52वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1985 में होता है। ये किस लिए होता है? तो दल बदल अधिनियम है। इसमें किस चीज का प्रावधान किया गया है? दल बदल अधिनियम का। ठीक है, 61वां की बात करते हैं तो हमने चर्चा ही किया। 75वां की बात करते हैं तो ये क्या था ना, कि जैसे में अब नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका है, और फिर उसके बाद में पंचायत है, तो इसको क्या दिया गया? अधिक स्वायत्तता, मतलब कि आप अपने मन के अनुसार क्या कर सकते हैं, मतलब कि अधिक स्वायत्तता करने का मतलब क्या है कि थोड़ी और शक्ति को बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये कब? तो ये 75वां संविधान संशोधन के तहत में। अब 86वां के बारे में तो अभी हमने जस्ट चर्चा ही किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि भारतीय लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? देखिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक है आर्टिकल नंबर 330 और एक है आर्टिकल नंबर 332। ठीक है, एक है आर्टिकल नंबर 330 और एक है आर्टिकल नंबर 332। और हाँ, अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, टारगेट जीएस बाई मान सिंह सर्च करके बाद में आप वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा, आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। देखिएगा, ये अब ये 330 में क्या गया है कि लोकसभा में, कहाँ पे? लोकसभा में जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, यानी एससी है और एसटी है। कौन है? एससी और एसटी को क्या सीटों का आरक्षण का प्रावधान है? कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल नंबर 330 में। अगर हम बात करते हैं विधानसभा में, तो ये विधानसभा में कौन से आर्टिकल का से चर्चा किया गया है? एससी एसटी के प्रावधान से। तो ये है एससी और एसटी के प्रावधान से। कौन से है? कौन, कहाँ? तो विधानसभा में, आर्टिकल नंबर 332। अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा में, तो लोकसभा में कितने एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है? तो आर्टिकल कितना के तहत? तो आर्टिकल 330 के तहत में दिया गया है। तो 79 को जो दिया गया है ना, एससी को दिया गया है। और एसटी की अगर हम बात करते हैं एसटी की, तो एसटी को कितना दिया गया है? 40 को दिया गया है। यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को दिया गया है, शेड्यूल कास्ट को 79 और शेड्यूल ट्राइब्स को 40 को दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन पर चलना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बोला गया है कि अनुसूचित जाति यानी एससी को कितना? तो 79 अभी हमने देखा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया है? देखिएगा, आप आर्टिकल के नंबर के बारे में जानते होंगे, आर्टिकल 324। देखिएगा, अगर आप हमारी सीरीज को शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको हम दावे के साथ कर रहे हैं कि अब बहुत कुछ जान गए होंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए कंसिस्टेंसी आप अगर बनाए हुए होंगे तब आपको बहुत फायदा हुआ होगा। और बट जो कुछ होंगे जो सोच रहे हो कि अरे भाई छोटा चैनल है, भाई मैं मानता हूँ कि मेरा चैनल काफी छोटा है, बट हम अपने तरफ से 100% इस पे दे रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जितना सुविधा है हम उतना देने की आपके पास कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास जितने चादर हैं हम पैर उतना ही फैला रहे हैं, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं फैला रहे हैं। ठीक है, मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, हम हाथ से ही लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है गया ना कि आर्टिकल 324 की अगर हम बात बताते हैं, तो आर्टिकल 324 में क्या बोला गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चर्चा किया गया है। किसका चर्चा किया गया है? तो कहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर होते हैं? तो 3 गो मेंबर होते हैं। एक होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी जो होते हैं 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, सभी का पावर बराबर होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि ये 324 में जो चर्चा किया गया है, 324 में इलेक्शन कमीशन का, तो इसका काम क्या है? तो इसका काम है, देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, फिर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाना, लोकसभा का चुनाव करवाना, राज्यसभा का चुनाव करना, विधानसभा का चुनाव करवाना, विधान परिषद का चुनाव करवाना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? और ये किन्हीं पार्टियों को चुनाव चिन्ह देने का काम करती है, मान्यता प्राप्त देने का काम करती है पार्टियों को। ठीक है, तो हमें जो पूछा गया था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। और हम चर्चा करते हैं, तो इसकी बात करते हैं, तो ये रिटायरमेंट कब होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। 25 जनवरी 1950 को क्या होता है? इसका स्थापना होता है। 25 जनवरी 1950 ईस्वी को इसका क्या होता है? स्थापना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके सामने हाजिर है। तो भारतीय कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? देखिएगा, अब चीजों को अच्छी तरीके से समझिए। अब यहाँ पे हम सिर्फ झारखंड को टिक मार के आगे नहीं बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा, कब होता है, 1 नवंबर की बात है, 1 नवंबर 2000 की बात है। 2000 में क्या होता है कि ये मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है। 6 से छत्तीसगढ़ और 6 से 26 मत ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं 9 नवंबर को, तो 9 नवंबर 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हो जाता है। कौन? तो ये उत्तराखंड अलग हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये 15 नवंबर को, तो 15 नवंबर को कौन अलग हो जाता है? बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, ठीक है। आप खुद सोच करके देखिए, 26 ये, फिर उसके बाद ये 27 ए और ये 28वां राज्य हो जाता है। और 29वां राज्य तो आप पता है ये है कि 2 जून 2014 को कौन बन जाता है? तेलंगाना। और फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाता है। तो अब ये 29 से कितना हो गया? 28 हो गया। समझ में आ गया? तो इसका आंसर हमारे पास में कौन सा है? ऑप्शन नंबर 15 नवंबर ना, 15 नवंबर 2000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करते हैं। तो प्रारूप समिति को क्या क्या काम दिया गया था? जैसे में अब कोई चीज लिखा गया है तो उसको डिजाइनिंग वगैरह की अगर बात करते हैं ना, कौन चीज कहाँ पे होगा नहीं होगा, यानी समझिए कि पूरा ढांचागत संविधान का पूरा ढांचा जो बहुत था, ये प्रारूप समिति का ही का था। मेन ये समिति यही था, ठीक है। तो समझिए कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ था, तो 29 अगस्त को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसके मेंबर कौन कौन थे, ये भी पूछा जाता है, तो इसके मेंबर को आप याद रखिएगा, ठीक है। पहला कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, ये तो अध्यक्ष थे। फिर क्या कौन थे? तो के एम मुंशी थे, के एम मुंशी थे। और मोहम्मद सादुतुल्ला थे, मोहम्मद सादुतुल्ला थे, ठीक है, सादुतुल्ला थे। फिर उसके बाद में वीटी कृष्णामाचारी थे, वीटी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। और फिर इसके बाद में गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। और फिर इसके बाद में अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। देखिएगा, यहाँ से आपको क्या होगा ना कि जैसे में अब कोई भी चीज आपको ना एक माइंड में एक तरह से फिर रिफ्रेशमेंट हो गया होगा, अरे भाई सही सही चल रहा है, सही सही, इससे आपको ना एक बार तरोताजा हो गया होगा। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कह सकते हैं, आपको कभी भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति कितने सदस्य के थे, तो ये 7 सदस्य के थे। और अगर कह देगा कि अध्यक्ष को छोड़ा करके तो 6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया? तो ये सभी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, बताइए दिया हमने। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? क्या ये सब बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा ये सब चीज़ अब हमको, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? पता ही आपको, ए हो जाएगा। भारतीय संविधान किस तिथि को स्वीकार किया गया था? देखिएगा, स्वीकार की बात करते हैं तो हमारा संविधान का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर को 1946 ईस्वी को, ठीक है। दूसरा 11 दिसंबर को 1946 ईस्वी को। अब पहला से लेकर के अंतिम तक यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, ठीक है, हमारा संविधान बन करके तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसी दिन इसे क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। यानी हल थोड़े सा, मतलब कि पूरी तरह से लागू नहीं किया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। यानी 5 गो आर्टिकल को क्या कर लिया जाता है? लागू कर लिया, 16 गो आर्टिकल को क्या कर लिया जाता है? लागू कर लिया जाता है, ठीक है। ताकि ताकि क्या था ना कि ताकि हमारे देश में जो क्या था ना कि उस समय अस्थिरता काफी ज्यादा था, और पूर्ण रूप से लागू करना था कब? तो 26 जनवरी को लागू करना था, ठीक है। तो इसीलिए इसे कुछ हिस्सों को लागू किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। ध्यान दीजिएगा, जनवरी नहीं, जनवरी बिल्कुल नहीं मानना है। आंसर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्या बोला गया? भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अभी हमने चर्चा किया कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 गो है। कौन से समिति के सिफारिश पर? तो कहिए कि स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर कब होता है? तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है कब? 1976 में। आंसर क्या हो जाएगा भाईजान? आपके सामने है 4। आगे बढ़ते हैं अगले पे।
क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है। तो देखिएगा, बात करते हैं 19 से 22 की बात करते हैं तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बोला गया है, ठीक है। अगर 23 से 24 की बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसका 14 से 18 में तो समता एवं समानता का अधिकार, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 25 से 28 में तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किसका, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमें जो बोला गया है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला है, जीवन का अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया जाता है। ये सब क्वेश्चन थोड़े से बहुत अच्छे किस्म के क्वेश्चन हैं, तो इस पे थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखिएगा। जो इधर उधर फुदा करा है नहीं, उनको रोक करके रखिए। उनको तो शादी ब्याह हो ही जाएगा, बच जाइएगा आप, समझ गए ना। और फिर उसके बाद में उनका बेटा बेटी जब मामा कहेगी ना तो दिलवा में एकदम छेद हो जाएगा, छेद। समझ रहे हैं, थोड़ा सा समझिए। आगे देखिएगा, हमें क्या बोला गया है कि जीवन के अधिकार को रीट रीट जारी कौन करता है। तो देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और एक हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जब रीट जारी करता है तो आर्टिकल 32 के तहत, और ये हाई कोर्ट जब जारी करता है तो आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। ये दोनों क्या होता है कि रीट जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत में कौन में, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत में हाई कोर्ट जारी करती है। अब देखिएगा कितने तरह के रीट जारी करते हैं, तो 5 तरह के रीट जारी करता है। कौन, तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, और एक है परमादेश, और एक है उत्प्रेषण, और एक है क्या, अधिकार परीक्षा। कितना को हुआ जी, और एक प्रतिषेध हमने कहा लिखा, एक प्रतिषेध। अब देखिएगा, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है ना, है कि सशरीर प्रस्तुत करना, यानी किसी व्यक्ति को कोई अधिकारी अरेस्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसे उस सही में वो है कि नहीं उसकी जांच करना। अगर वो जांच नहीं है और अगर वो जांच में दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे क्या कर देना, छोड़ देना। और जो आप सुनते हैं ना कि 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो, तो यही बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला उस पर जबरदस्त तरीके से लागू होता है, ठीक है। तो यही बोला गया है कि जीवन के अधिकार किस रीट के द्वारा प्रदान किया गया है, तो यही जीवन के अधिकार को, यानी कि 24 घंटा के अंदर, ऐसा नहीं कि हम अरेस्ट कर करके रखे हैं तो रखले ही रह जाएंगे हम अब जहिया तक मन करे, नहीं। इसका जीवन के अधिकार के तहत में ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो 24 घंटा के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना पड़ेगा। ऐसा पुलिस वाला कोई नहीं है कि 24 घंटा से ज्यादा रख लेगा। हाँ, एक्सेप्शन है, वो पोटा टाडा ये समन है तो वो समन खत्म होते रहता है, आता है खत्म होते रहता है, ठीक है। तो वो समझ जाइए कि आपको पेश करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब एक क्या है, परमादेश। परमादेश मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं, यानी जो क्या होता है ना कि जो भी उच्च न्यायालय है वो किसी सरकारी अधिकारी को, किसी को क्या कर देता है, अधिकार देता है कि तुमने ये चीज करो, ठीक है। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, रोकना, ठीक है। प्रतिषेध मतलब क्या होता है, रोकना। जैसे में कोई चीज चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का यानी अपर न्यायालय क्या करती है कि अपर न्यायालय उसको रोकने का काम करती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिषेध बोलते हैं। और ये उत्प्रेषण का क्या क्या काम होता है कि जैसे में नीचे निचली अदालत का कोई केस चल रहा है और जब सुप्रीम कोर्ट या अपर न्यायालय का कोई कोर्ट कहता है कि इसे तुम हमको दे दो, इसको हम देखेंगे, उसको बोलते हैं उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण बोलते हैं तो इसी को क्या बोल सकते हैं कि पास्ट क्या है, उसको जब चीड़ फाड़ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं, नहीं। तो इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसे भी कहा जाता है, उत्प्रेषण को, ठीक है। ठीक है, और एक है अधिकार परीक्षा, यानी आप क्या होता है ना कि अधिकार परीक्षा, जैसे में कोई अधिकारी जो होता है ना अपने अधिकार से बढ़ करके काम करने लगता है, ठीक है, या इसे कर देंगे वैसे ऐसे बड़ी तरह के काम एकदम नक झक मारने लगता है ना। तो उसी से फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायालय, यानी कोई भी न्यायालय का यही दोनों तो पूछ सकती है, ये पूछती है कि आपने ये काम किस अधिकार से किया है और उसको आपको जवाब देना पड़ता है। तो समझ गए रीट कितने तरह के हो गए, जो 5 तरह के रीट जारी करता है। आगे बढ़ गया, चलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई जी, आपके सामने बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए, एक बार देख लीजिएगा, अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया होगा तो फिर से रिमाइंड कर लीजिएगा। चलिए, क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया था। प्रस्तावना की बात कर रहे हैं तो प्रस्तावना पर पहले थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। देखिएगा, 9 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक होती है 1946 ईस्वी में। फिर 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक होती है, कब, 1946 ईस्वी में। और 13 दिसंबर को तृतीय बैठक होती है, कब, 1946 ईस्वी में। और यही 1946 13 दिसंबर को ही
ये नेहरू जी जो है ना वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करते हैं जिसको उद्देशिका प्रस्ताव बोलते हैं, और यही उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया जाता है कि इसे हम सही में मानते हैं। और फिर यही उद्देशिका आगे चल करके प्रस्तावना बनती है। तो आप पढ़ते होंगे बचपन से, जब से आप पेट पे रहे होंगे तबे से सब कोई पढ़ते आ रहे होंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए सब पढ़ते हैं ना। तो देखिएगा ये सब चीज पढ़ते हैं तो इसी में आप पढ़ते हैं सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति व विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं ना। तो ये सभी में जो आप एक बात देखा होगा, सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय, ये सभी जो है न्याय कितने तरह की इसमें दिया गया है, तो न्याय दिया गया है 3 तरह की बातें हैं। तो देखिएगा जब हम कभी जब इसका चर्चा करेंगे, किसका चर्चा करेंगे, प्रस्तावना का, तो इसको अच्छे तरीके से डिटेल से हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हमको यहाँ पे ये बताना है क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का टाइम सभी लोग का लिमिटेड है, फिर बोलेंगे कि यार टॉपिक से भटक जाते हो तुम। तो देखिएगा कब होता है, तो 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कब होता है, तो 1976 ईस्वी में। इसमें 3 गो शब्द जोड़ा जाता है, कौन कौन, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, फिर उसके बाद में पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या जिसको धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद में अखंडता, ठीक है, ये 3 शब्द को जोड़ा जाता है, ठीक है, कब, 1976 में, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि भारतीय प्रजातंत्र है, तो भारतीय प्रजातंत्र कैसा है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता उसमें डायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व होती है, ठीक है, यानी कोई भी डिसीजन लेना है जनता ले सकती है। और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष इसमें क्या होता है कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि क्या होते हैं, वो क्या उसमें क्या करते हैं कि कोई भी क्या डिसीजन लेने का काम करते हैं। वोट तो हम लोग देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन क्या डिसीजन हम ही लोग लेते हैं, थोड़े नहीं, हमारे प्रतिनिधि लेते हैं, ठीक है ना। यानी प्रतिनिधि जब ले रहे हैं तो क्या प्रत्यक्ष हो रहा है, क्या प्रत्यक्ष हो रहा है, तो लोकतंत्र अप्रत्यक्ष हो रहा है ना, बस समझ में आ गया। तो हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है वो कैसा है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, प्रत्यक्ष नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कई लोगों तो तुम एक रात देखेंगे, एक दुधुन मारो, पड़ाक सुनो आगे बढ़ो, गलत, ठीक है। तो यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा मेहनत दिखाई पड़ा होगा, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा, काफ़ी कम है, ठीक है, बहुत छोटा चैनल है। चलिए लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम आपको छोड़ देंगे, बीच भंवर में हम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं, बीच समुद्र में बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।